नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारणी की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की ई क्लास में हम ब्रिटिश कालीन स्थायी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई 3 प्रमुख भू राजस्व नीतियों में से एक थी। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को प्रारंभ करने से पूर्व हम थोड़ा सा इससे पूर्व की भू राजस्व नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की बाद में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था तथा उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ से लगान वसूली की व्यवस्था प्रारंभ की। 1765 से 72 तक उसके नेतृत्व में द्वैत शासन व्यवस्था जारी रही तथा इस दौरान कंपनी ने भारी मात्रा में लगान में वृद्धि की व उसे वसूल किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। छात्र याद रखेंगे, द्वैत शासन व्यवस्था भू राजस्व के क्षेत्र में प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, समाप्त वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और उसने 1772 ईस्वी में इजारेदारी प्रथा शुरू की, जिसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति लगान देने की उच्चतम बोली लगाता था उसे किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स का यह प्रयोग सफल नहीं हुआ और 1777 ईस्वी में 1777 में इस पंचवर्षीय योजना को वार्षिक में बदल दिया गया। किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा और इस इजारेदारी व्यवस्था के कारण किसानों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तथा उसे 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि वह भारत में भू राजस्व व्यवस्था, जो कि कंपनी के लिए एक समस्या बन चुकी थी, उसकी ऐसी व्यवस्था करे कि कंपनी को निश्चित व अधिकतम धनराशि प्राप्त हो सके। छात्र ध्यान देंगे, 1784 यानी कि 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा कॉर्नवालिस को स्पष्ट निर्देश था कि वह ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा कि कंपनी को निश्चित और अधिकतम धनराशि प्राप्त हो। कॉर्नवालिस ने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कृषि क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। वैसे इसको प्रारंभ करने के 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू की गई इजारेदारी प्रथा यानी ठेकेदारी प्रथा की असफलता। दूसरी, स्वस्थ प्रशासन की आवश्यकता, क्योंकि कॉर्नवालिस की धारणा थी कि स्वस्थ प्रशासन के लिए भू स्वामित्व की सुरक्षा का अधिकार होना अनिवार्य है। और तीसरा था ब्रिटिश माल की खपत। कॉर्नवालिस का यह विचार था कि इस पद्धति से किसान व जमींदार समृद्ध होकर ब्रिटिश जीवन पद्धति को अपनाएंगे, जिससे ब्रिटिश माल की बेचने का मार्ग प्रशस्त होगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया। किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि भू राजस्व व्यवस्था या भू स्वामित्व वो किसके साथ करे। 3 प्रमुख समस्याएं थी उसके सामने। पहला, कि भू राजस्व समझौता किसके साथ किया जाए, अर्थात भूमि का स्वामी
किसे माना जाए, किसान को या जमींदार को। दूसरी उसके सामने समस्या थी कि भू राजस्व कितना प्राप्त किया जाए, और तीसरा कितने समय के लिए किया जाए अथवा इसको परमानेंट स्थायी कर दिया जाए। तो ध्यान रखेंगे 3 बातें, समझौता किससे किया जाए यानी भूमि का स्वामी कौन हो, कितना लगान लिया जाए और कितने समय के लिए लिया जाए। इस संबंध में उसने एक कमेटी का गठन भी किया था, जिसमें सर जॉन शोर का यह मानना था कि जमींदार ही भूमि का स्वामी है और उसे ही भूमि का स्वामी मानकर उससे स्थायी बंदोबस्त करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पिट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डंडास भी इसी विचार के पक्ष में थे। इंग्लैंड की सामंतीय प्रणाली तथा वहाँ के भूस्वामित्व अधिकारों ने भी जमींदारों को भूस्वामी मानने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूस्वामी मानते हुए उनके साथ नवीन भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था के प्रावधान, गुण व दोष क्या थे, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। छात्र याद रखेंगे कि यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान यूपी के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी तथा समस्त भारत अर्थात ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग इसमें शामिल था। रियासती भाग अलग है, ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। अब जहाँ तक इस भू राजस्व व्यवस्था के प्रबंध का सवाल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789-90 में 10 वर्ष के लिए इस लगान को निश्चित किया गया था। बाद में डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के पश्चात 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793 को 10 वर्षीय प्रबंध को स्थायी बना दिया गया। ध्यान रखेंगे शुरू में 10 वर्ष का था, बाद में इसको स्थायी बनाया गया। फिर इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक मानते हुए उन्हें भूमि के पट्टे जारी किए गए। जमींदारों के साथ वह स्वतंत्र, कहने का मतलब है कि जमींदार किसानों के साथ संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र था। 2 विशेष नियम याद रखें, प्रावधान याद रखेंगे जो अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कि लगान कितना लिया जाएगा, तो उसमें 1774 में जो लगान राशि वसूल की जा रही थी उसका 89% जमींदारों से लगान के रूप में वसूल करने का प्रावधान रखा गया, जबकि जमींदारों को 11% हिस्सा प्राप्त होना था। कुछ बुक्स में यह रेशियो 90:10 भी मिलता है। तो छात्र दोनों आंकड़े याद रख सकते हैं, 89 और 11% और 90 और 10%। बाद में एक नया नियम जोड़ा गया, वो था सूर्यास्त नियम। इस नियम के अनुसार यदि जमींदार निर्धारित तिथि तक सूर्य अस्त होने से पूर्व लगान जमा नहीं करवाता था तो ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह उसकी भूमि को जब्त कर ले और उसे नीलाम कर दे तथा जमींदार को कारावास का दंड भी वो दे सकती थी। जहाँ तक इस व्यवस्था से लाभ और हानियों का प्रश्न है, तो अधिकांश लाभ इस व्यवस्था से सरकार को हुआ और जमींदारों को हुआ। किसानों को सिवाय हानि के इससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। पहले हम देखते हैं कि सरकार को क्या लाभ हुआ। सरकार को जमींदारों के रूप में एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने के लिए तैयार था। उनकी स्वामी भक्ति अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। दूसरा है, सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई क्योंकि लगान को बढ़ा चढ़ाकर निर्धारित किया गया था। फिर सरकार की आय निश्चित हो गई क्योंकि सरकार को पहले से ही पता था कि वार्षिक लगान के रूप में लगभग कितनी राशि उसे प्राप्त होगी।
इसलिए वह अपनी आगामी योजनाओं को आसानी से तैयार कर सकती थी। सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने और उन्हें ठेके पर देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। प्रशासनिक क्षेत्र में भी सरकार को इससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि भू राजस्व संग्रहण करने वाले कर्मचारियों को इस कार्य से मुक्त करने से जहां कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि उन्हें अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाया जा सकता था, वहीं प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई और प्रशासनिक कुशलता इससे बढ़ी। अब कंपनी अपने व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सकती थी। जहां तक जमींदारों को लाभ का सवाल है, इस व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ जमींदारों को हुआ, क्योंकि वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक मान लिए गए। यद्यपि इस व्यवस्था से जमींदारों के राजनीतिक अधिकार तो समाप्त हुए, किंतु उनके आर्थिक अधिकार पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात उन्हें काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे जमींदार गाँव को छोड़कर शहरों में बसने लगे और वहाँ पर वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जहाँ तक इस व्यवस्था की अर्थात स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की हानियों का संबंध है, इस व्यवस्था में सर्वाधिक हानि किसानों को हुई, क्योंकि उनके भूमि संबंधी परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा वे खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। अब किसान जमींदार के शोषण का अत्यधिक शिकार हो गए और वे पूर्णतः जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए, क्योंकि अब भूमि का स्वामी किसान न होकर जमींदार था। इस व्यवस्था में कुछ जमींदारों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि भू राजस्व की उच्च दरों को वे समय पर अदा नहीं कर सके, जिस कारण से उनकी जमींदारियों को नीलाम कर दिया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बहुत सी ऐसी जमींदारियां थी जो कि उस समय नीलाम हो गई, जैसे नादिया, राजशाही, विष्णुपुर, दिनाजपुर आदि क्षेत्र की जमींदारियां। इसके अलावा जमींदारों द्वारा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने से सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण परिणाम बिचौलियों का उदय था। बिचौलियों का मतलब है कि सरकार द्वारा लगान राशि निर्धारित कर देने के पश्चात जमींदार शहरों की ओर पलायन कर गए तथा किसानों से भू राजस्व वसूल करने के लिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को अथवा मध्यस्थों को नियुक्त कर दिया। ये मध्यस्थ अपने नीचे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करते थे। इस प्रकार से एक कड़ी का निर्माण हुआ, जिसके कारण किसान का अत्यधिक शोषण बढ़ता गया। इन बिचौलियों की भूमिका के कारण भी कई बार जमींदारों को अपनी जमींदारियों का नीलाम करना पड़ा, क्योंकि बिचौलिए चाहते थे कि किसी प्रकार से वो क्षेत्र उनको प्राप्त हो जाए। इस भू राजस्व व्यवस्था ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी हानि पहुंचाई, क्योंकि यह वर्ग अंग्रेजों का समर्थक बना रहा, चाहे वह 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो अथवा बाद में राष्ट्रीय आंदोलन। कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि स्थायी बंदोबस्त के कारण सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि भूमि से कृषि भूमि के विस्तार और उपज में वृद्धि से जो आय में वृद्धि होती थी उसका लाभ जमींदार को मिलता था, सरकार को नहीं। सरकार ने एक बार लगान को निश्चित करके अपने भविष्य में लगान वृद्धि के अधिकार को एक प्रकार से समाप्त कर दिया था। इसका गलती का या इस कमी का महसूस होने पर सरकार ने, हम देखेंगे कि बाद में जो अन्य भू राजस्व पद्धतियां लागू की गई उसमें लगान वृद्धि का अधिकार अपने पास रखा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली ई क्लास में हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की जो दूसरी पद्धतियां हैं, जैसे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।